हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इंडियन पॉलिटी के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम सेकंड लेक्चर की बात करें। अभी तक हम एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने इसका बेस पढ़ा था कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बना होगा। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे यहाँ पूरी कंट्री छोटे छोटे भागों में बटी होगी तो उस टाइम पे तो रूलिंग चाहिए ही नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, धीरे धीरे हमें एक यूनाइटेड नेशन दिया, मतलब एक यूनाइटेड कंट्री दी, जिसे आज की डेट में हम इंडिया बोलते हैं। ऑलरेडी अभी भी हम पूरी तरह से इंडिया नहीं बने हैं, अभी भी हम इनटू द प्रोसेस हैं। तो अभी भी बहुत चीजें करनी बाकी हैं, बट फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्रीम पूरा होने के काम आए। और इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए 1773 से, वहां से हमने स्टार्ट किया और वहां से हम आगे चलते चले गए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज सेकंड लेक्चर है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि मॉडर्न इंडिया जब आ चुका था 19th मिड तक, तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चला। आप इंडियन पॉलिटी कर रहे राणा सर के साथ, प्रोबेबली आपको अच्छा लगे और आपके एग्जाम के लिए जितना फ्रूटफुल है हम सिर्फ उतना ही करेंगे, हम उससे ज्यादा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, अगर बात करें कि भाई डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई, तो एक सिंपल सी चीज है, 1934 में ये डिमांड स्टार्ट होती है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहली बार बात करते हैं एम एन रॉय साहब। ये कहते हैं इंडिया का एक खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ऑफिशियली कहती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आईएनसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया का, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू, मतलब इलेक्शन के साथ हम लोग इस काम को करेंगे और उस इलेक्शन के साथ हम इस चीज को करते हुए चले जाएंगे। इसके बाद 1940s में डिमांड फाइनली आती है और ये एक्सेप्ट करते हैं अगस्त ऑफर में। ठीक है, इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही है और इंडिया का साथ चाहिए। तो 38 के बाद हमारे पास से ब्रिटिशर्स का झुकना स्टार्ट है। उन्होंने कहा भाई आप अपनी सारी चीजें कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाएंगे, बट अभी आपको वर्ल्ड वॉर में साथ देनी है। इंडिया मना करती है। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आ जाता है, फिर क्रिप्स मिशन आता है, ये भी यही कहता है कि इंडिया का ड्राफ्ट प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, इसको भी डिनाई कर दिया जाता है। फिर कैबिनेट मिशन आता है नवंबर 1946, जिसके अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी जाती है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है तो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। भाई जवाहरलाल नेहरू ने जो ऊपर कहा 1938 में कि डायरेक्ट इलेक्टेड होने चाहिए, तो डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं थे, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आए थे और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बस इतनी चीजें बदली गई, बाकी ऐसा नहीं है जेल नेहरू की बात नहीं मानी गई। अब देखिए, टोटल मेंबर्स जो थे वो 389 होने चाहिए थे आजादी के टाइम पर, बट क्योंकि उस टाइम पर डोमिनेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं था, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि एक यूनिवर्सल इंडिया हो। बट जिन्ना साहब को ये चीज पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं भैया, हमको तो अलग चीज चाहिए। प्रिंसली स्टेट्स ने भी कहा कि भाई हम भी आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो भाई प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स दी गई थी, मुस्लिम लीग के पास 73 थी, जनरल 15 सीटें जीता। तो टोटल 389 में से आपको 93 सीट्स पहले माइनस करनी है और 73 मुस्लिम लीग की माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो बची वो सीटें इनके पास रही जो इंडिया के साथ जुड़े। तो फाइनली प्रिंसली स्टेट्स क्यों नहीं जुड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स ने कहा भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जुड़ने का मतलब है हम यूनियन में आ गए, हम इसका पार्ट बन गए। बट प्रिंसली स्टेट्स चाहते थे वो यूनियन का पार्ट ना बने, तो वो इंडिया की किसी भी फील्ड में जुड़ना नहीं चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई बेटा 9 दिसंबर 1946। इस टाइम पे हमने ये डिसाइड किया कि जो सबसे पुराना और ओल्ड मेंबर होता है एज में, सचिदानंद सिन्हा साहब थे, इन्हें हमने इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया। तो यहाँ क्या है, फ्रेंच प्रैक्टिस है कि जो ओल्डेस्ट लॉ का मेंबर होगा उसको हम प्रेसिडेंट बना देंगे। 9 को बनाया, 11 को फिर से मीटिंग हुई। इस टाइम पे परमानेंट मेंबर आ गए, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, बाद में ये प्रेसिडेंट बनेंगे हमारे। और 2 वाइस प्रेसिडेंट आए, जिसमें एक थे आपके एस सी मुखर्जी साहब, दूसरे वी टी कृष्णामाचारी, ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट बने। फिर 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने दिया, जिसको हमने बाद में प्रेएम्बल की तरह फॉलो कर लिया। और 3 जून को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया कि यूनियन ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ पाकिस्तान बनेगा और ये विभाजन होके रहेगा। इसके बाद इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ erstwhile ब्रिटिश टेरिटरी, इंडियन स्टेट्स एंड द अदर पार्ट ऑफ आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया स्टेट्स आर विलिंग टू बी द पार्ट ऑफ यूनियन। यहाँ पर बात की गई भाई जो भी इंडिया में जुड़ना चाहता है वो इंडिया में जुड़े,
और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ जुड़ के काम करें। टेरिटरीज यूनियन बनाएंगी, ऑटोनोमस यूनिट होंगी, इनके पास पावर होगी, अपनी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन चला सकती हैं। बट इन सब की पावर को कंट्रोल कौन करेगा? यूनियन। सारी पावर किसमें वेस्टेड होगी? यूनियन में। ऑल पावर एंड अथॉरिटी सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो लोगों के लिए फ्लो करेगा, ये बात की। हर एक लोगों को गारंटी दी जाएगी किसकी? सिक्योर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, equality of status, opportunity, equality for law and fundamental freedom of speech, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action। ये सारी चीजें हमने ड्रीम कर ली थी, ये एक साथ होगा, यहाँ से इधर सेट गया। रिपब्लिक, मॉरलिटी, तो मॉरलिटी भी आई भाई, आदर्शों पे चलने वाला देश आदर्शों की बात कर रहा था इस टाइम पे भी, तो एक पॉजिटिव साइन था। इन्होंने पहले ही हमें लिबर्टी, फैटर्निटी सब देने की बात कर दी, हमें फंडामेंटल राइट देने की बात कर दी। माइनॉरिटीज तक के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया कि भाई जितनी माइनॉरिटीज आप देख रहे हैं वो सारी आपके साथ रहेंगी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की गई कि भाई हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रखेंगे कि जो हमारा क्षेत्र हम किसी को ना दें, ये क्षेत्र भारत का अगर है तो वो भारत का ही रहेगा, ये क्षेत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहे तो किसी को नहीं दे सकती। अभी जब हम आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये चीज के रिलेटेड केसेस भी बताए जाएंगे। लैंड जो है वो होगा, इसका कंट्रीब्यूशन, प्रमोशन भी, हम जो लैंड बनाएंगे वो हम यूज करेंगे, और हम मैनकाइंड और दुनिया के वेलफेयर और पीस के लिए भी काम करते हुए दिखेंगे। इसके बाद भैया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, असेंबली को पूरी सॉवरेन बॉडी बना दी गई, लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। देखिए लेजिस्लेटिव बॉडी इसलिए बन गया एग्जीक्यूटिव के साथ क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं हुए, अभी इलेक्शंस नहीं हुए डायरेक्ट, और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल नहीं आया, ये 1952 में आएगा। तब तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करती रहेगी। जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी मिलती थी तो इसको चेयर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी तो जीवी मालवांकर करते थे। तो लगे पहले लोकसभा के स्पीकर की अगर बात करेंगे तो ये इन्हीं को बोला जाएगा, जीवी मालवांकर को। तो ये भी आपको समझना है, पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर की तरह ये काम करते थे, और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और ये चीजें चलती रही हैं कब तक? जब तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया। ऑल्दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी बहुत सारी चीजें थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को संभालनी पड़ी, जब तक जनरल इलेक्शन नहीं हो गई, ये चीज हम नहीं भूल सकते। इनका पहला काम था कि भाई कॉमनवेल्थ में हमको ऐड कर दिया। देखिए कॉमनवेल्थ में ऐड होने का मतलब ये नहीं है कि आज भी आप ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को मानते हैं, इसका मतलब ये है कि आप कॉमनवेल्थ नेशन के साथ जुड़े हैं और ब्रिटेन के इस ग्रुप में विलिंगली जुड़े हैं, तो यहाँ पे स्लेव होने वाली बात नहीं है। इसके बाद नेशनल फ्लैग जुलाई 22, 1947 को, नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को, नेशनल सॉन्ग भी सेम डे, और सेम डे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हमारे यहाँ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज के बारे में बात की जाएगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी की अगर हम बात करें तो भाई जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी में राजेंद्र प्रसाद थे, और जेएल नेहरू यूनियन का पावर कमेटी में थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी जेएल नेहरू के पास थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी सरदार पटेल के पास थी। तो इन सब ने मिलकर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हेल्प दी। ये सारे मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो नेम थे भाई सरदार पटेल के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, जब मेकिंग ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जब इसके बाद अगला चैप्टर आएगा तो स्टेट्स कैसे बने उसके बारे में हम बात करेंगे, तब इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये दोनों मेंबर्स आपसे पूछे जाते हैं कि छठे सातवें में ये और ये किसके प्लेस पर है, तो इन्होंने किस किस को रिप्लेस किया वो पूछा जाता है। मेन चेयरपर्सन ये थे, तो एन गोपाला स्वामी, अयंगर अल्लादी कृष्णा स्वामी, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णामाचारी, माधवराव बी एल मित्र की जगह कृष्णामाचारी, डीपी खेतान की जगह आए थे, ध्यान रखना। बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कई चीजें बोली जाती हैं कि भाई इसको वकीलों ने बनाया, एडवोकेट ही इसमें जुड़े हुए थे, तो ये एक्सेप्ट किया जा सकता है। भाई एडवोकेट ने अपनी भाषा लिख दी तो थोड़ी हार्श, इसको डिनाई आज भी नहीं कर सकते, बट बाकी चीजें सही। तो पहली रीडिंग इसकी बहुत जल्दी इन्होंने दे दी, 4 नवंबर 1948। सेकंड रीडिंग इन्होंने स्टार्ट की 15 नवंबर 1948 से तक, और 15 नवंबर 1948 को स्टार्ट हुई, अक्टूबर 1949 को खत्म। इसमें कई सारे अमेंडमेंट आए, 7653 अमेंडमेंट आए, प्रपोज थे, डिस्कस हुए, और इसमें प्रपोज्ड थे और इतने डिस्कस हुए असेंबली में। फिर 14 नवंबर 1949 को तीसरी रीडिंग स्टार्ट हुई और ये असेंबली में पास हो गया।
299 मेंबर्स में से 284 मेंबर्स आए थे। याद करिए 389 से हमारे पास आज मेंबर्स कितने रह गए, 299। इसमें से 284 प्रेजेंट थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया और 26 नवंबर 1949 को हम क्या बनाते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे। इस डेट को हम अपने देश का संवैधानिक दिवस मानते हैं। और उसके बाद 26 नवंबर को जब ये बना, उस टाइम पे इसमें कितने भाग थे, 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। ये चीजें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इतने शेड्यूल के बाद हमें जब आगे देखना है तो हमें देखना है कि भाई इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे सिटीजनशिप का इलेक्शन, प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट, टेम्परेरी प्रोविजंस और टाइटल, ये सब हमने उठा लिया। तो मतलब आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 80, 88, ये सारे आर्टिकल हमने इसी दिन अपने आप से लागू कर लिए। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को हमने छोड़ दिया। किस डेट के लिए? बाकी कॉन्स्टिट्यूशन का हमने छोड़ दिया बेटा 26 जनवरी के लिए। 26 जनवरी को पहली बार हमने अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था और ये 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। उसी के 20 साल बाद हम आजाद हुए, तो हमने कहा हम अपना रिपब्लिक डे इस दिन करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे तो बदल चुका है। तो इस डेट की इंपॉर्टेंस के लिए हमने इसको नहीं खाली किया। ये सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जिन्होंने बेटा कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया, आपके सामने। ये हमारे पहले राष्ट्रपति साहब हैं, ये बी आर अम्बेडकर राष्ट्रपति साहब साथ में खड़े हुए। फिर ये आपके बारे में है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट कर लिया। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में बात है। फिर 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली प्रिंस प्रैक्टिस को फॉलो करती है और पहला प्रेसिडेंट जो होता है इसका कौन बनता है, आप सबको मैं बता चुका हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। 389 में से हमारे पास जितने भी बचते हैं 299 ही बचते हैं पार्टीशन के, बाकी सब चले जाते हैं। आपको मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, यहाँ से भी एक बार आप रीड कर सकते हैं। 15 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है, जिसको हमने प्रेएम्बल की तरह एक्सेप्ट किया है। तो ये है, इससे भी रिलेटेड बहुत सारी चीजें अभी मैं पढ़नी है, प्रेएम्बल अमेंडेबल है कि नहीं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, 22 जनवरी, 22 जुलाई, 15 जुलाई, है ना। इसके बाद 29 अगस्त ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसके बाद 24 जनवरी को लास्ट मीटिंग हुई, उस टाइम पर इतने आर्टिकल्स थे, आपके सामने है सब कुछ। टोटल 64 लाख रुपए लगे, 2 साल 11 दिन 18 महीने में बना। जीवी मालवांकर को पहला स्पीकर लोकसभा का भी बोला जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। उसका रीजन है 1935 का बल्कि है, क्योंकि इसे हमने एज इट इज ले लिया। आज इसमें 470 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल है, 5 अपेंडिसेस हैं और 104 बार अमेंड हो चुका है 2020 जनवरी तक की हम बात करें। और ये प्रोविंशियल पार्लियामेंट का काम स्टार्ट हुआ अप्रैल 17, 1952, तब तक इन्होंने काम किया और यहीं से एक न्यू एरा स्टार्ट हो गया इंडिया का, और इंडिया डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ती चली गई और इंडिया की डेमोक्रेसी आ गई। मॉडर्न इंडियन सिविलाइजेशन की बात होती है, आज भी वर्ल्ड में सबसे स्टेबल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाली कंट्री में इंडिया का नाम भी आता है। ध्यान रखिएगा, बहुत प्राउड वाली बात है कि एक कंट्री आज भी डेमोक्रेटिकली बहुत बड़ी है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन आज तक अमेंड हो सकता है, बट पूरा का पूरा बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इसकी गार्जियन है। तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ये है दूसरा लेक्चर बेटा। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी डिस्प्यूट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कोई इशू आए प्लीज आपके पास पूरा आके आप इसे डिसलाइक करिए। तब तक के लिए, कल के लेक्चर तक के लिए वेट करिए, कल नया लेक्चर आएगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।